तो गाइस ये पार्ट 2 होने वाला है बट इट्स स्ट्रो हेड्स फॉर रीबॉर्न का। बट अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो तुम डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाकर देख सकते हो। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि स्ट्रो हेड्स स्काइपिया से वापस आकर ओकीजी के साथ फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुए थे और आज हम उसकी आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। बट उससे पहले तुम कमेंट में ये बताओ कि कैवेंडिश की अल्टरनेट ईगो का क्या नेम है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे ही लूफी और उसका क्रू ओकीजी के साथ अपना एनकाउंटर खत्म करके वाटर 7 पहुंचते हैं तो सब काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वाटर 7 सिटी या पहले से भी कई ज्यादा सुंदर लग रही थी। वहाँ उनकी मुलाकात होती है फ्रैंकी से जो इस टाइमलाइन में टॉम के साथ काम कर रहा होता है। और हाँ, टॉम अभी भी जिंदा है। फ्रैंकी और स्ट्रो हेड्स के बीच एक छोटी सी फ्रेंडली बातचीत होती है। वो सब मिल के डॉग के पास जाते हैं जहाँ उन्हें 1000 सनी ऑलरेडी बिल्ट हुई मिलती है जो बिल्कुल सेल करने के लिए रेडी थी। सभी लिटरली स्पीचलेस और शॉक्ड होते हैं क्योंकि बिना किसी टाइम के 1000 सनी पूरी बन चुकी होती है। जब सब शिप को देख रहे होते हैं फ्रैंकी लूफी को अपनी स्टोरी बताता है। उसका बचपन सेम था बिल्कुल पहले के जैसे, बट इस बार जो एक मेजर चेंज होता है वो ये है कि फ्रैंकी ने अपने वॉरशिप्स में पहले से सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड कर रखा था क्योंकि तुम्हें याद होगा कि स्पैंडम ने उसकी बैटलशिप्स को कंट्रोल कर लिया था। तो इसी वजह से स्पैंडम कभी भी शिप्स पर कंट्रोल नहीं ले पाया और टॉम को भी कोई डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगा। बाद में जब CP9 मेंबर्स अंडरकवर होकर आइलैंड में घुसने की ट्राई करेंगे तो फ्रैंकी उन्हें ऐसा नहीं करने देगा क्योंकि वो पहले से उनकी रियल आइडेंटिटी को जानता है और इसलिए उन्हें आइलैंड से निकलना पड़ा। और अगर वो फोर्स का यूज करके ब्लूप्रिंट्स लेना चाहेंगे तो फ्रैंकी और टॉम मिलकर उन्हें रोक देंगे। लूफी और उसका क्रू फ्रैंकी के इस नए टाइमलाइन वर्जन से काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। जब वो लोग चलने के लिए तैयार होते हैं तभी उनका एनकाउंटर होता है गार्प से। और हाँ, क्योंकि अब निको रोबिन स्ट्रो हेड्स के साथ ही रहेगी तो CP9 मेंबर्स भी वाटर 7 में नहीं घुस पाएंगे। इसलिए स्ट्रो हेड्स कभी भी यानी लॉबी में नहीं जाएंगे और ना ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लैग को जला पाएंगे। लूफी इस बार अपने ग्रैंडपा के साथ फाइट करने का डिसाइड करता है बट वो उसकी स्ट्रेंथ के आसपास भी नहीं होता। तो क्योंकि गार्प अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है तो वो उसे एक ही मुक्के में रुला देता है क्योंकि ग्रैंडपा की फिस्ट से ज्यादा दर्द किसी चीज में नहीं होता। ओबी और हेलेम्पो के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद स्ट्रो हेड्स निकल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन फ्लोरियन ट्रायंगल के लिए। बट वेट, अभी भी एक चीज होनी बाकी थी, गोइंग मैरी का फ्यूनरल। क्योंकि स्काइपिया से आने के बाद अब गोइंग मैरी उस कंडीशन में नहीं होगी इसलिए वो उसे अलविदा कह देंगे और उसको वर्सेस लूफी की फाइट भी नहीं होने वाली है। फ्लोरियन ट्रायंगल में उनकी मुलाकात होती है ब्रुक से जो पहले जैसे ही फ्लोरियन ट्रायंगल के डार्क क्लाउड्स में पिछले 50 साल से जी रहा होता है। तो अगर हम बात करें ब्रुक की तो उसकी बैक स्टोरी सबसे ज्यादा इमोशनल और ट्रेजिक होने वाली है। ब्रुक पहले जैसे ही रंबर पायरेट्स का मेंबर होता है और वो पहले जैसे ही लाबून से भी मिलता है पर ग्रैंड लाइन में जाने से पहले वो लाबून को ट्विन केव्स पर छोड़ देते हैं। ब्रुक पूरा ट्राई तो करता है कि वो अपने पुराने क्रू को मरने से बचा ले बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उसका पूरा क्रू भी एक इनक्योरेबल डिजीज का शिकार हो जाता है। ब्रुक तो दोबारा अपने डेड फ्रूट की मदद से रिवाइव हो जाता है बट उसे दोबारा से अपने उस ट्रेजिक पास्ट को फेस करना पड़ा। मोरिया भी ब्रुक की शैडो को छीन लेता है। वो कई बार थ्रिलर बाग में जाके उसे हराने की ट्राई करता है बट रिजल्ट पहले जैसे ही होते हैं। और अब जब ब्रुक बाकी स्ट्रेट से मिलता है तो वो सभी इमीडिएटली उसकी शैडो को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं और गेको मोरिया को बड़े ही आराम से डिफीट कर देते हैं। और क्योंकि अब लूफी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो मोरिया उसकी शैडो को कभी चुरा ही नहीं पाया, इससे ओर्स भी कभी रीअवेकन नहीं हो पाएगा। तो अब स्ट्रेट्स की नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है साबाउडी जो पिछली बार उनकी जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि लूफी ने इस बार वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर नहीं की तो वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो तुम बिल्कुल गलत हो क्योंकि इस बार पूरा स्ट्रो हेड क्रू पहले से कई ज्यादा फेमस और थ्रेटनिंग बन चुका था। तो साबाउडी में आने के बाद स्ट्रो हेड्स का पहला काम था रे लीग से मिलना। इसलिए वो शैकी के बार में जाते हैं बट उन्हें वो वहाँ नहीं मिलता इसलिए वो पहुंच जाते हैं ह्यूमन स्लेव शॉप पर जहाँ लूफी पहले की तरह एक सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच कर देता है जिससे किजारू, सेंटोमारू और बाकी पैसिफिस्टास उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। लूफी और बाकी सभी पैसिफिस्टास और सेंटोमारू को हराने में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं बट किजारू फिर भी उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए वो रेलिक के साथ किसी पास एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं अपनी शिप को कोड करवाने के लिए ताकि वो फिशमैन आइलैंड पर जा सके। तो अब जब स्ट्रो हेड्स कभी सेपरेट नहीं होते और ना ही ब्लैक बियर इसका एग्जीक्यूशन करवाता तो इससे हमें 2 इयर्स का टाइम स्किप भी देखने को नहीं मिलने वाला। फिशमैन आइलैंड पर पहुंचने के बाद स्ट्रो हेड्स देखते हैं कि जिनबे ने अकेले ही ओडी जोन्स और बाकी सभी को हरा दिया है बट ये हुआ कैसे। रिबॉर्न होने के बाद जिनबे का मैक्सिमम चाइल्डहुड पहले जैसा ही था और वो फिशर टाइगर के साथ अपनी दोस्ती भी सेम रखता है बट जिनबे इस बार जो सबसे बड़ा चेंज करेगा वो होगा आर्लोंग के लिए क्योंकि वो आर्लोंग को बाहर नहीं आने देगा जिससे आर्लोंग कभी कोकोयाशी विलेज पर भी अटैक नहीं कर पाएगा। और क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि क्वीन ओतोहिमे की डेथ होने वाली है इसलिए इस बार वो उसे भी बचा लेता है। तो अब स्ट्रो हेड्स के पास कुछ काम तो होता नहीं इसलिए वो कुछ टाइम तक वहाँ रेस्ट करते हैं और अपने न्यू मेंबर जिनबे के साथ निकल पड़ते हैं पंक हैजर्ड के लिए। और हाँ, इस बार लूफी का बिग मॉम पायरेट्स के साथ इंटरेक्शन भी नहीं होता क्योंकि पिछली बार बाइट बेड की डेथ की वजह से बिग मॉम ने फिशमैन आइलैंड को अपनी टेरिटरी बना लिया था बट इस बार फिशमैन आइलैंड बाइट बेड की टेरिटरी होगी यानी लूफी और बिग मॉम के बीच भी बातचीत नहीं होगी। पंक हैजर्ड पर आने के बाद चीजें काफी डिफरेंट होने वाली है
क्योंकि टाइम स्किप कभी हुआ ही नहीं, तो स्ट्रॉ हैट्स 2 साल पहले ही पंक हैजर्ड पर पहुंच जाते हैं। बट पंक हैजर्ड कभी भी आधा आइस में और आधा फायर में नहीं बदलेगा, बिकॉज उस टाइम तक सैन को कोई फ्लीट एडमिरल होगा, जिससे ओकीजी वर्सेस अकाइनो की फाइट भी नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी पंक हैजर्ड पर सीजन क्लाउन अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था। शो पर सीजन क्लाउन के पॉइजनस गैस का एंटीडोट पहले ही बना लेगा, बट इस बार 3 सबसे बड़े चेंजेस होने वाले हैं। पहला तो ये कि स्मोकर एक वाइस एडमिरल नहीं होगा, उस सारा मामला वाइस एडमिरल वर्गो के अंडर होगा। दूसरा ये कि ट्रफैगलर लो अभी भी एक रूकी ही होगा, इसलिए हमें लो और लूफी के अलायंस भी देखने को नहीं मिलने वाली। और तीसरी ये कि वो लोग किनेमोन और मोमोनोस्के से भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो बहुत पहले ही पंक हैजर्ड पर आ गए थे, तो इसलिए वो अकेले ही ड्रेसरोसा पर जाएंगे दो फ्लामिंगो को हराने के लिए। लेकिन इस बार वो अपने पूरे क्रू के साथ जाएंगे, वो भी बिल्कुल अंडर कवर होके। ड्रेसरोसा में पहुंचने के बाद वो सीधा मिलेंगे टोनाटास के साथ। इसके बाद वो स्माइल फैक्ट्री को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। लूफी दो फ्लामिंगो के साथ एक 1-on-1 फाइट करेगा, बट इस बार में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस बार सिर्फ वो अकेले ही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लूफी असल में शुगर के डेल फ्रूट एबिलिटीज के बारे में जानता ही नहीं है। पिछली बार तो उसोप ने उसे हरा दिया था, बट इस बार वो लूफी और टॉय बनाने में सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए अब ये फाइट बाकी स्ट्रॉयड्स पर ही डिपेंड करती है। बट क्या वो दो फ्लामिंगो को हरा भी पाएंगे? द आंसर इज नो। बट उन्हें सिर्फ एक ही काम करना है, जो है किसी भी तरह से बस शुगर को नॉकआउट कर देना, जो उसो पहले भी कर चुका है। और इस बार भी वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। और जैसे ही लूफी वापस ह्यूमन बन जाएगा, तो वो इंस्टेंटली दो फ्लामिंगो के साथ फाइट में इन्वॉल्व हो जाएगा। और एट द एंड लूफी अपने गियर 4 की मदद से दो फ्लामिंगो को हराने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन इस बार स्ट्रॉयड्स की ग्रैंड फ्लीट भी नहीं बनेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ मेरा नोमी डेल फ्रूट के लिए आए थे। और क्योंकि एस नहीं मरने वाला, तो दो फ्लामिंगो के पास कभी मेरा नोमी आएगा ही नहीं। स्ट्रॉयड्स की ये विक्ट्री पूरे वन पीस वर्ल्ड को हिला देगी। और वर्ल्ड गवर्नमेंट स्ट्रॉयड्स को पकड़ने की ट्राई पहले से भी ज्यादा करेंगे। और उनको चेस करने वाले मरीन से इकलौते नहीं है, क्योंकि आगे उनके रास्ते में दो योंकोस खड़े हैं। इसलिए वो अपने नेक्स्ट आइलैंड जो पर जाते हैं, जहाँ वो मिंक्स के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं। और फिर उन्हें मिलता है अपना पहला रोड पोनेग्ले। अब पिछली बार तो सांजी की वजह से उन सभी को होल के आइलैंड पर जाना पड़ा था, बट इस बार वो किसी और रीजन से बात जाते हैं, जो है बिग मॉम का रोड पोनेग्लिफ चुराना, जो उसे लाफ्टेल तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसी गोल और जिनपे की नेविगेशन स्किल्स के साथ स्ट्रॉ हैट छुप आकर होल के आइलैंड में एंटर हो जाते हैं। जिसके बाद वो बिग मॉम पायरेट्स पर एक सरप्राइज अटैक कर देते हैं। और चीजें पिछली बार से बहुत ज्यादा ही सिमिलर होने वाली है, क्योंकि बिग मॉम के पास काफी अच्छी मैन पावर है, इसलिए पूरा क्रू उन्हें हैंडल करने वाला है। और जोरो, जिनपे और सांजी सभी स्वीट कमांडर्स को एक 1 वर्सेस 1 फाइट में चैलेंज करने वाले हैं। जबकि ब्रूक और चॉपर का काम होगा बिग मॉम का रोड पोनेग्लिफ चुराना। लूफी फाइट करने वाला है योंको बिग मॉम के साथ, और पॉसिबली इसी फाइट में वो अपना गियर 5 भी अनलॉक करेगा। नामी भी ज़्यूस को अपना सेमेंट बना लेगी। और लूफी और बिग मॉम की फाइट काफी लंबी चलेगी, और उसके मैक्सिमम अटैक्स जैसे लाइटनिंग वाले वो लूफी पर कोई भी असर नहीं डालेंगे। इसलिए लूफी बिग मॉम को हराने में सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बिग मॉम की डिफीट के बाद उसका पूरा क्रू पीछे हट जाता है, ताकि उन्हें ज्यादा लॉस ना हो। और लूफी ऑफिशियली एक योंग को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा वानो की तरफ, जहाँ वो रास्ते में एस से मिलेगा। क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि एस कभी ब्लैक बियर्ड से हारा ही नहीं था, इसलिए एस और व्हाइट बियर्ड दोनों ही अलाइव है। आपस में थोड़ी देर बात करने के बाद लूफी और बाकी सभी व्हाइट बियर्ड की शिप पर आ जाते हैं। और मरीनफोर्ड की तरह व्हाइट बियर्ड लूफी की डिटर्मिनेशन को देखकर काफी इंप्रेस होता है। लूफी बताता है कि वो काइडो को हराने के लिए वानो की तरफ जाने वाला है, बट व्हाइट बियर्ड उसे काइडो के साथ फाइट में इन्वॉल्व होने से पहले उसे वार्न कर देता है। बट लूफी कहाँ किसी की मानने वाला था, तो इसलिए वो व्हाइट बियर्ड की इस वार्निंग को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेगा। और ये चीज सुनकर व्हाइट बियर्ड भी हंसने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए व्हाइट बियर्ड एस और मार्को को स्ट्रॉ हैट्स के साथ जाने का ऑर्डर देता है, ताकि वो उन्हें किसी भी तरह से हेल्प कर सके। भले ही स्ट्रॉ हैट्स पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, बट फिर भी काइडो और बीस्ट पायरेट्स को हराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए वो सबसे पहले तो टोबी रोपुस को हराकर उनके क्रू को वीक करते हैं। लूफी और एस मिलकर यामाटो को भी फ्री कर देते हैं, ताकि वो उनकी इस फाइट में हेल्प कर सके। इसलिए वो वानो के समुराइज के साथ एक अलायंस बनाकर काइडो पर अटैक कर देते हैं। बट फिर भी वो बहुत बुरी तरह से आउटनंबर्ड हो चुके थे, क्योंकि बीस्ट पायरेट्स में टोटल 25,000 मेंबर्स थे। जब वो अपने मोमेंटम खोना स्टार्ट कर देते हैं, तभी लूफी कुछ शिप्स को आते हुए नोटिस करता है। और जैसे वो शिप्स पास आती है, तो वो असल में व्हाइट बियर्ड की ग्रैंड फ्लीट होती है, जो उनकी मदद करने के लिए आई थी। व्हाइट बियर्ड भले ही काइडो से फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, बट वो एटलीस्ट अपनी फ्लीट तो भेज ही सकता है। ये देखकर उनका मोरल बूस्ट हो जाता है और बैटलफील्ड टर्न हो जाती है। और अब जैसे ही लूफी अपने गियर 5 की एबिलिटीज से काइडो को फाइनली हराने में कामयाब हो जाता है, तो उन्हें बीस्ट पायरेट्स को भी हराने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। काइडो की डिफीट के बाद लैंड ऑफ वानो फाइनली फ्री हो जाता है। बाकी अगर तुम भी ये जानना चाहते हो कि क्या हो अगर बाकी स्ट्रॉ हैट एक डेल फ्रूट खा ले, तो तुम इस वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।